प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ना। भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने हिमालय की बात कर ली थी, है ना। किसकी बात कर ली थी? हिमालय पर्वतीय भाग की बात कर ली थी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसकी हम बात करेंगे ना। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी की बात करें तो ये वाला जो भाग है भारत का जो भौतिक विभाजन का, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंदर मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में विस्तारित। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में विस्तारित है। इससे चंबल व बेतवा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? चंबल और बेतवा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का होता है? चंबल और बेतवा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद में विंध्याचल, विंध्याचल का पठार, ये कहां पर है? ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में विस्तारित है। कहां पर है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में विस्तारित है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यानी विंध्याचल पर्वतमाला है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, जैसे ये उत्तर भारत है, ये कौन सा है? उत्तर भारत, ठीक है ना। और ये कौन सा है? दक्षिण भारत। तो इसको ये ऐसे अलग करती है, मतलब कहने का मतलब है ये विंध्याचल पर्वतमाला है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है ना। उसके बाद में मैकाल का पठार, कौन सा पठार है? मैकाल का पठार। ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक, ठीक है ना। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहां पर? वैसे मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये मैकाल जो पठार है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। और यहाँ की मैकाल पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? जैसे हम कल पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ा था राजस्थान में, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर मैकाल जो पठार है, मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इससे पश्चिम में नर्मदा नदी और उत्तर में सोहन नदी तथा दक्षिण में महानदी निकलती है। यानी इस मैकाल के पठार से, मैकाल का पठार यहां पर है, मान लो ये मैकाल का पठार है, ठीक है ना। कौन सा पठार है? ये मैकाल का जो पठार है, इससे यहां से 3 नदियां निकलती है। कौन सी नदियां निकलती है? कितनी? 3। एक तो देखो इधर की ओर जाती है, कहां पर जाती है? पश्चिम की ओर जाती है। कौन सी ये नदी है? ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, ठीक है ना। नर्मदा नदी। एक नदी है कौन सी? महानदी। ये जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और एक नदी है जो यहाँ सोन नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? सोन नदी। यानी एक ही स्थान से नदियां निकलती है लेकिन जाती तीनों अलग अलग दिशा में, जाती तीनों अलग अलग दिशा में। तो आपसे पूछ ले कि मैकाल के पठार से नर्मदा नदी, उत्तर सोन नदी और महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, मैकाल के पठार से होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना,
ठीक है ना। और ये ऐसी दो नदियां हैं, एक तो नर्मदा और दूसरी कौन सी, ताप्ती नदी। दूसरी कौन सी है, ताप्ती नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कहां जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर, सॉरी अरब सागर में, अरब सागर में। कहां पर, अरब सागर में। देखो अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किस घाटी का, भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है ना, भ्रंश घाटी का। जो नदियां नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। किसका, डेल्टा का। जैसे आपकी महानदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ये सारी नदियां ये किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। और ये नर्मदा और ताप्ती नदी, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, जो भ्रंश घाटी का निर्माण, कौन सी नदी है। और आपसे सीधा पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है। मान लो एक यहां से ऑप्शन आ जाए और दो यहां से आ जाए, एक को तीसरा ऑप्शन आ जाए, तो जो यहाँ की जो नदियां है ना, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी नदी, ये नदियां हैं वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना, डेल्टा का निर्माण करती है। अब डेल्टा क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे शायद तक। डेल्टा जैसे पानी, मान लो कोई नदी बह रही है, ठीक है ना, तो समुद्र में गिरने से पहले अपने पानी का बहाव विस्तार हो जाता है, फैल जाता है, तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, सॉरी डेल्टा का निर्माण होता है। और एक नदी मान लो यहाँ से बहती बहती, पहाड़ियों से बहती बहती अचानक मान लो नीचे गिरती है, तो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किसका, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब मान लो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, या निम्नलिखित में कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरने वाली। इधर जो गिर रही है ये सारी नदियां किस में गिर रही है, अरब सागर में। जैसे आपकी सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियां, ये सारी कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इधर गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां, गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां, गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां जो कहां पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और इधर आपकी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो गंगा में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी कहां पर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है ना। और इधर आपकी सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जो कहां पे गिरती है, कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियां, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये इसकी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कहां पे गिरती है, अरब सागर में। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा मान लो पूछा जाता है, जहां पे आपको मान लो जैसे आप 10th करके आए हो तो 10th के हिसाब से, ठीक है ना, समझ गए बात को। आगे छोटा नागपुर का पठार, कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार, ये कहां पर है, झारखंड में। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि ये खनिज भंडार की दृष्टि से क्या है, संपन्न क्षेत्र है। किसमें, खनिज भंडार की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है, ठीक है ना। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। उसके बाद में सतपुड़ा की पहाड़ियां, कौन सी, सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर है, मध्य प्रदेश। ये ज्वालामुखी व चट्टानों से बनी हुई है, ये ज्वालामुखी और चट्टानों से बनी हुई है, कौन सी, सतपुड़ा की। इनकी सबसे ऊंची चोटी देखो, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जो सबसे ऊंची चोटी कहां पे, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। कहां पर, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। कौन सी है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है, जो कहां पर स्थित है, महादेव पर्वत पर। इसके पूर्व हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है, इसके पूर्व हिस्से से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी, यानी यहां से निकलती है ताप्ती नदी, यहां से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा नदी दोनों समांतर चलती है, दोनों समांतर। सतपुड़ा की पहाड़ियों, एक बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां, एक तरफ नर्मदा नदी, एक तरफ
ताप्ती नदी, ठीक है ना। उसके बाद में दक्कन का पठार, कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ये महाराष्ट्र में स्थित, कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, किसमें? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। कैसा है? काली मिट्टी का, दक्कन का पठार, ठीक है ना। इस पठार के पूर्व भाग को विदर्भ कहा जाता है। इसके जो पूर्व भाग है उसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। जैसे यहां पर लगभग आपके जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ठीक है ना। और देखो ये गुजरात का भाग है, जैसे यहाँ पर राजस्थान है, यह राजस्थान है, उसके बाद में गुजरात, ठीक है ना। और इधर आपके महाराष्ट्र का भाग, ये पूरा लगभग जो क्षेत्र है ये इधर मान लो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो इसका जो पूर्वी भाग है, कौन सा भाग है? पूर्वी भाग, इसको कहते हैं विदर्भ, ठीक है ना। उसके बाद में नीलगिरी की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। देखो तमिलनाडु का ये भाग है इधर, ये तमिलनाडु का भाग है, ठीक है ना, तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिल, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये ध्यान रखना, जो चोटियां आपको बताई जा रही है धूपगढ़ की, अमरकंटक की पहाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पूरी डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अभी थोड़ी देर बाद में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी आएगी, ठीक है ना। जैसे यहां पर है आपके कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनुमोदी, अनु, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर। और इसकी कितनी है? 2637 मीटर, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनिमेदु, अनिमुदी, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। तो नीलगिरी पहाड़ियां, जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, कहां पर है? तमिलनाडु में। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कहां पर है? डोडा बेटा है कहां पर? ये जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। उसके बाद में अनाईमलाई की पहाड़ियां, कौन सी? अनामलाई की पहाड़ियां। ये कहां पर? ये भी तमिलनाडु में। कहां पर है? यहां स्थित अनुमोदी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे धारवाड़ का पठार, कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार। ये कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। इसके पश्चिम भाग में बाबा बुदीन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है। कहां पर है? कौन सी पहाड़ियां स्थित है? धारगढ़ का पठार, कौन सा? धारवाड़ का पठार, कौन सा है? धारवाड़ का पठार कहां पर है? कर्नाटक में। इसके पश्चिम भाग में, पश्चिम उत्तर तो आपको पता ही है ना, ठीक है ना। इसके मैप के अकॉर्डिंग आपको पता है ना, पश्चिम ये उत्तर भाग है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है ना। तो जहां धारवाड़ का पठार है कर्नाटक में, इसके पश्चिम भाग में बाबा बुदीन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है ना। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में पश्चिम घाट और पूर्व घाट का मिलन स्थल है। पूर्व घाट देखो, एक बार इधर ध्यान दो,
ये जो भाग है ये जो भाग है ये पश्चिम घाट और पूर्व घाट है। पश्चिम घाट और पूर्व घाट, ये तो है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट, ठीक है। और ये पूर्वी घाट। ठीक है ना। जहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, ये पश्चिम घाट और पूर्व घाट का मिलन स्थल है। ये पश्चिम घाट का, दोनों का पश्चिम घाट और पूर्व घाट है, ये दोनों यहां पर मिलती है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। वैसे नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, महेंद्रगिरी की महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा। ठीक है ना। देखो ये था थोड़ा आपको समझा रखा है। नीलगिरी की पहाड़ियां ऊपर है, उसके बाद अनुवेदय की पहाड़ियां, और नीचे इधर इलायची की पहाड़ियां, जिसे कहते हैं कार्डामम की पहाड़ियां भी कहते हैं। किसे? कार्डामम की पहाड़ियां भी इसे कहते हैं। उसके बाद में यहाँ दर्रा है, एक तो है थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? थाल घाट दर्रा। ये बंबई से नागपुर कोलकाता रेलवे सड़क मार्ग, यानी बंबई से आपको नासिक जाना है, बंबई से नासिक जाना है, तो आप कौन सी घाट से जाओगे? थाल घाट से जाओगे। ठीक है ना। कहाँ, कौन सी घाट से जाओगे? थाल घाट दर्रे से जाओगे, थाल घाट दर्रे से। बोर घाट दर्रा, कौन सा? बोर घाट। ये बंबई से पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग पर। कौन सी? बंबई से आप पुणे जाओगे तो कौन सी घाट से जाओगे? भोर घाट दर्रे से, भोर घाट दर्रे से। और पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा कहाँ है? कालीकट, तिरचूर, कोयम्बटूर इंडोर रेल मार्ग। कोयम्बटूर से आपको अगर जाना है तो ये किस दर्रे से जाओगे आप? पाल घाट दर्रे। ये तीन दर्रा आपको ध्यान में रखना है। कौन से? तीन दर्रे याद रखना है। कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और पाल घाट दर्रा। आप मान लो थाल लेके जा रहे हो, कहां पर जा रहे हो? बंबई से नासिक, नासिक कहां जा रहे हो? बाबा शिरडी बाबा साईं बाबा के जा रहे हो तो थाल लेके जा रहे हो। ठीक है ना। तो अगर आपको थाल घाट दर्रा कहां से जाओगे? बंबई से आप कहां जाओगे? नासिक जाओगे। ठीक है ना। भोर घाट दर्रा यानी सुबह सुबह आप कहां जाओगे? बंबई से पुणे जाओगे। बंबई यहां से जाओगे तो आप सुबह सुबह पहुंचोगे और सुबह वहां से ट्रेन आपको आगे मिल जाएगी। तो भोर घाट दर्रा कहां पर है? भोर घाट जो दर्रा है वो किस मार्ग प्रदान करता है? बंबई से पुणे जाने के लिए, बंबई से पुणे जाने के लिए। उसके बाद पाल घाट दर्रा आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद में पश्चिम तटीय भाग, भारत का जो तटीय भाग है, जो अभी हमने इधर बताया आपको, इसके बारे में आपको ध्यान रखना थोड़ा ना। भारत का तटीय भाग, तटीय भाग का विस्तार कितना है? 7516.6 किलोमीटर था पहले। अब इसका क्या हो गया था? बढ़ गया। कितना हो गया बढ़ के? 15,000 नहीं बढ़ा बेटा, वो तो स्थलीय भाग है, वो तो स्थलीय भाग। 11,098, 11,098 किलोमीटर ये तटीय भाग है, जो भारत का तटीय भाग है। उसमें से जो मुख्य तटीय भाग है, उसमें से मुख्य तटीय भाग है वो कितना है? वो 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। अब मुख्य की बात करें तो ये मुख्य भाग है, ये मुख्य भाग। मुख्य तटीय भाग कितने किलोमीटर है? 6100। लेकिन आपको संपूर्ण तटीय भाग पूछे तो वो कितना है? 11,098 किलोमीटर। ठीक है ना। ये पहले चेंज हो गया, ये पहले का आंकड़ा ये ना 7,516.6 किलोमीटर, ये पुराना आंकड़ा। ये अब आंकड़ा मोदी जी ने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है ना। मोदी जी ने क्या किया है? तटीय भाग को बढ़ा दिया आगे। कैसे बढ़ा दिया? कैसे बढ़ा दिया? अरे धीरे धीरे क्या होता है, समुद्र के अंदर, समुद्र में क्या होता है, पानी की कमी होती है ना, तो भाग बढ़ेगा आगे। ठीक है ना। तो ये तटीय भाग इसलिए क्या हो गया था, अब बढ़ गया है। ठीक है ना। और वैसे यहाँ आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी इनके साथ में काउंटिंग है। ठीक है ना। और स्थलीय भाग की बात करें तो ये आपका स्थलीय भाग है। ये इसकी दूरी कितनी है? ये 15,000
200 किलोमीटर, ये 15,200 है, ठीक है ना। स्थलीय भाग, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। भारत का तटीय भाग का विस्तार 11,098 किलोमीटर है। मुख्य तटीय भाग कितना है? 6100 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित है। भारत के 9 राज्य वो तटीय सीमा पर स्थित है। 9 राज्य कौन कौन से है? देखो आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य आपके तटीय सीमा पर स्थित। ये 9 राज्य कहां पर स्थित है? तटीय सीमा पर। 2 भाग है तटीय सीमा। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। भारत की जो तटीय सीमा है सर्वाधिक किसकी है? गुजरात की। सर्वाधिक किसकी है? गुजरात की, ठीक है ना। और न्यूनतम किसकी है? गोवा की। न्यूनतम किसकी है? गोवा की। दूसरे स्थान पर पूछे तो सर्वाधिक तटीय सीमा में आंध्र प्रदेश की, ठीक है ना। ये 2 भागों में, एक तो पश्चिम घाट और एक पूर्वी घाट। एक तो पश्चिम घाट, दूसरा पूर्वी घाट। एक तो कौन सा है? पश्चिम घाट, दूसरा पूर्वी घाट। पश्चिम घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 मीटर। 1600 मीटर नहीं, यहां पर किलोमीटर, ठीक है ना। गुजरात का गिर प्रदेश एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और पश्चिम घाट को सह्याद्री कहते हैं। और पश्चिम घाट की सर्वाधिक शिखर कौन सी है? कलसुबाई व कुद्रमुख महाबलेश्वर। ये पश्चिम में है तटीय भाग की सर्वाधिक क्या है? शिखर है, सर्वाधिक चोटियां हैं 2। कौन सी है? कलसुबाई, ठीक है ना। पश्चिमी तटीय भाग। तो पश्चिमी तटीय भाग पर कौन कौन सी राज्य स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है ना। पूर्वी तटीय भाग पर भारत का तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग। पश्चिमी तटीय भाग पर कौन कौन से राज्य स्थित है? पश्चिमी तटीय पर कौन कौन से राज्य स्थित है? पश्चिमी तटीय भाग देखो राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है ना। अब ये जो पश्चिमी तटीय भाग है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो पश्चिमी तटीय भाग है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। ये पश्चिमी तटीय भाग है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। तो देखो कोंकण तट, कौन सा तट है? कोंकण। गुजरात से गोवा तक का जो तटीय भाग है, गुजरात से गोवा तक का जो तटीय भाग है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोंकण तट। केनरा तट, कौन सा? केनरा तट। गोवा से मंगलूर कर्नाटक का तो तटीय भाग है उसको क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। गोवा से मंगलूर तक, इस तटीय भाग को क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। कौन सा तट है? केनरा तट। उसके बाद में मालाबार तट, कौन सा तट है? मालाबार तट। मालाबार तट
मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के जो तटीय भाग है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का ये जो तटीय भाग इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मालाबार तट, भारत के किस तटीय भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस तटीय भाग को? पश्चिमी तटीय भाग को। और पश्चिमी तटीय भाग का कौन सा भाग है? कर्नाटक और केरल का जो तटीय भाग है, यानी मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक, मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। इस तटीय भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? याद रह जाएगा क्या है? क्या है राधेश्याम है? ये खड़ा हो उधर से, इधर आ जाके। तो फिर क्यों गुद्दा कर रहा है किसी की? मन नहीं लग रहा है क्या? तो फिर पढ़ लो बेटा, है ना, पढ़ लो बेटा, है ना। क्यों पढ़ लो? ये पिछली भर्ती में पेपर, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ क्लियर है, फिर भी पढ़ रहा है वापस। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि पेपर में थोड़े नंबर कम है और फिजिकल में भी नंबर थोड़े कम है, ठीक है ना। कम होने की वजह से मेरिट में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए और बेहतर तैयारी करनी है। और बेहतर तैयारी करनी है तो आपको और मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पेपर में नंबर 65 है। कितने हैं? कितने नंबर है पेपर में? 65, 60, यानी 30 क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। पिछली बार थोड़ा कम ही टाइम इसको मिला था, महीने भर पहले आया था या 2 महीने? 2 महीने पहले आया था, ठीक है ना। तो टाइम कम ही मिला था और उस समय थोड़ा काम पे गया हुआ था बाहर, इसीलिए थोड़ा घर पे ही था क्या है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस बार थोड़ी अच्छी मेहनत कर लो, है ना, मन लगा के। तो फिजिकल में भी 100 में 100 होना चाहिए। और भगवान से हम तो यही दुआ करते हैं भाई मेरिट कम रह हुआ, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। हम तो सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं ना भाई, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे 1-2 फोटो एक्स्ट्रा बन जाएगी इधर, ठीक है। तो हम तो अपनी तरफ से दुआएं कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी मान लो नहीं होता है तो उसमें कोई उपाय नहीं है। तो आप इस बार अच्छी मेहनत करो कि इस बार आपके फिजिकल में भी 100 में से 100 और पेपर में लगभग आपके 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। देखो 100 में से 100 नहीं, 45 मानता हूं मैं, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो 190 आपके पास होते हैं तो भले ही आराम से खूंटी गांच के सो जाना, आपका सिलेक्शन आधी रात का हो जाएगा अपना आप, ठीक है ना। जैसे रिजल्ट जारी होगा आपका सिलेक्शन फाइनल, ठीक है। तो बातें नहीं करनी है, पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो और आप खुद भी पढ़ो, है ना, सही बात है ना। उसके बाद में पश्चिमी तट पर बंदरगाहें। देखो पश्चिम तट पर कुछ बंदरगाहें स्थित है, जैसे आपका कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात। मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पर है? गोवा में। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। और नेहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये बंदरगाहें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रखोगे ना ध्यान। तो तटीय भाग के नाम तो याद हो गए ना, कोंकण तट, केनारी तट, मालाबार तट, ठीक है ना। कोंकण तट, केनारी तट और मालाबार तट, ठीक है ना। और बंदरगाह कौन कौन से स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, मारमा गोवा, गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल और नया सोवा कहां पर है? महाराष्ट्र। उसके बाद में पूर्वी तट, कौन सा तट है? पूर्वी तट। ये पूर्वी तट है, ठीक है ना, ये आपके पूर्वी तट, ये आपका कौन सा है? पूर्वी तट। बच्चा क्या है, जब नया नया होता है ना तो थोड़ा तैयारी ठीक ढंग से करता है, ठीक है। जितना पुराना हो जाएगा ना उसके बाद वो अपने आप को राजा समझने लग जाता है। अपने आप को राजा मत समझो, आप ये समझो कि मैं आज आई हूं एकेडमी। जब तक आप ये सोच के रहोगे ना
तब तक आपका ही भला है। आप ये समझोगे ना हम एकेडमी के राजा तो हम ही हैं, तो फिर आपको नुकसान है, मेरे को नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हर हमेशा हर प्रत्येक दिन जब उठते हो ना, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं आज एकेडमी में आज आया हूँ और मेरे को उसी हिसाब से मेहनत करनी। क्योंकि जब फर्स्ट दिन एडमिशन आता है ना बच्चे का, ठीक है ना, फर्स्ट दिन जब एडमिशन आता है ना, तो वो अपनी पूरी जोश जुनून के साथ कॉपी किताब लेकर सारी कुछ इकट्ठी करके नोट्स वगैरह के लिए भागा दौड़ी पूरी करता है, इकट्ठे करता है और फिर पढ़ने बैठता है। तो उसी जोश में आप अगर लगातार रहते हो तो सिलेक्शन देखो 2 महीने में लेना है, महीने भर में लेना है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना भाई। आपके सामने अभी प्रूफ है कि ये बैठा है 2 महीने में, पिछली बार हमने रिटर्न क्लियर किया था और फिजिकल क्लियर, मेडिकल क्लियर, ठीक है। लेकिन अनुशासन जरूरी है। इन दोनों भाइयों का मतलब ये खास है, फालतू में कोई पंगाबाजी लेते नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। और एक आदत है, हंसता रहता है, मतलब राधे श्याम तो, और ये दयाल है वो गुस्से में रहता है, ठीक है। आप कभी भी इसका चेहरा देखोगे ना राधे श्याम का, तो ये हंसता ही दिखेगा आपको। तो अच्छी बात है, हंसते हुए रहना चाहिए और पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरे को याद आ गया इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है ना। पूर्वी तट पर स्थित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। कोरोमंडल तट, अब जो तटीय भाग है इनके अलग अलग नाम है। जैसे इधर आपके पश्चिमी तट पर पड़ा मालाबार तट, केनारी तट, कोंकण तट, वैसे ही उनके भी नाम है। तो कोरोमंडल तट, और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। पिछले साल एग्जाम हुए थे, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है ना। तो कौन सा है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा तक, यानी ये कन्याकुमारी है और यहां पर आपके कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। इसके डेल्टा तक, यानी जहां पर आके कृष्णा नदी समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती, उस इस बीच के भाग को क्या कहते हैं? कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहते हैं। गोलकुंडा तट, कौन सा है? गोल, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी डेल्टा तक। कृष्णा नदी से ये आपकी गोदावरी नदी, कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी नदी, ठीक है ना। गोदावरी नदी के तटीय भाग तक, ठीक है ना। उसके बाद में उत्तरी सरकार तट, कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट। गोदावरी नदी डेल्टा से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक जो तटीय भाग है, ये पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर स्थित है। यहां तक के भाग को, गोदावरी नदी से कोलकाता तक का जो तटीय भाग है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट, ठीक है ना। उत्तरी सरकार तट। तो ये 3 नाम याद रखने आपको, मालाबार तट, सॉरी कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, उसके बाद में गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट, ठीक है ना। नदियों के मुहाने, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कौन सा है? कोरोमंडल तट है। कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक कौन सा है? गोलकुंडा तट है। और गोदावरी नदी से कोलकाता तक का जो तटीय भाग है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। ठीक है ना। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और चेन्नई, तुत्तीकोरिन, एन्नोर बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु। यहां से सीधा सीधा आपके क्वेश्चन बन जाता है बंदरगाह का, ठीक है ना। आपसे राज्य पूछेगा, ठीक है ना। आपको क्या पूछेगा? बंदरगाह का नाम दे दिया और उसका राज्य स्थान पूछ लेगा, ये कहां पर है। तो पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह कहां पर है? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? चेन्नई, तुत्तीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह कहां पर है? तमिलनाडु। पूर्वी तट पर पुल्लीकट,
झील, कौन सी झील है? पुलिकट झील चेन्नई और चिल्का झील पूरी उड़ीसा और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। ये कौन सी झील है? लेगुन झील है, ठीक है ना। तो पुलिकट झील कहां पर है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहां पर है? तमिलनाडु चेन्नई में। और चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा पुरी। और कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहां पर है सालसेट द्वीप पर स्थित बंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नगर है। कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित बंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। नौका दौड़ कहां पर होती है? केरल में। नेहरू ट्रॉफी छोड़ो। उसके बाद में भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह, ठीक है ना। तटीय भाग आपको समझ में आ गया? तटीय भाग आ गया समझ में? देखो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें दो द्वीप समूह में विभाजित कर रखा है। एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, दूसरा अरब सागर का द्वीप समूह। एक तो कौन सा है? बंगाल खाड़ी में स्थित और दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप समूह कहां पर है? अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। जैसे हम अगर यहां बात करें इधर आपके अरब सागर, ठीक है, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। ठीक है ना। देखो कुल द्वीप समूह के आपसे पूछे कि भारत में कुल द्वीप कितने? भारत में कुल द्वीप पूछे आपको तो आंसर क्या होगा? 247 है। कुल द्वीप कितने हैं? 247। बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? बंगाल की खाड़ी में 204। और अरब सागर में कितने स्थित है? 43 स्थित है द्वीप समूह, ठीक है ना। तो अलग अलग यहां पर कुछ द्वीपों के नाम दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। लैंडफॉल द्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है। जैसे यहां पर मान लो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। इसके सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ये वाला है। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? ये वाला, जिसका नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अभी इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया ना, तो वर्तमान में नाम क्या है इसका? श्री, क्या नाम है? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। ये पोर्ट ब्लेयर जो किसकी राजधानी है?
निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसका नया नाम क्या हो गया था? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, ठीक है ना। ये कौन से द्वीप पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण में, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। जैसे ये उत्तरी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैग्रोवा वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? मांजुली। कौन सा है? मांजुली। कौन सी नदी पर स्थित है? मांजुली नदी द्वीप समूह। असम में कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र। ये जब ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है तो यहां पर नदीय द्वीप समूह, नदी जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी नदी बह रही है, जैसे मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है ना। तो यहां पर मान लो द्वीप बन गए, ठीक है ना। तो नदी इस तरफ से बहने लगी, साथ में इस तरफ से, बीच में नदीय द्वीप बन गया, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली। कहां पर स्थित है? असम में। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। कहां से जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। शेडल पीक, शेडल पीक जिसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेडल पीक। शेडल पीक, ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी है, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा नलोर के निकट परवाल निर्मित द्वीप है। ये भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो बेंगलोर में, इसका यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण है। यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर। बेंगलोर में, क्या बात है। इसरो का मुख्यालय, उसके लिए एक उपग्रह प्रक्षेपण है, उपग्रह प्रक्षेपण, वो कहां पर है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, ठीक है ना। अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। व्हीलर द्वीप कहां पर है? उड़ीसा। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया? अब्दुल कलाम नाम कर दिया। वर्तमान में क्या नाम कर दिया? अब्दुल कलाम। पंबन द्वीप कौन सा है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित, भारत व श्रीलंका के कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। बेरन ज्वालामुखी द्वीप, बेरन ज्वालामुखी द्वीप निकोबार द्वीप समूह एक सक्रिय ज्वालामुखी। कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोडम ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। भारत की दो सक्रिय, एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी और एक है सुषुप्त ज्वालामुखी। ये जो बेरन ज्वालामुखी है ये कहां पर है? कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोडम ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी शांत ज्वालामुखी है, ठीक है ना। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अरब। एंड्रोइड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? एंड्रोइड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, ये मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। जो लक्षद्वीप समूह है वो किसके द्वारा? 11 डिग्री चैनल के द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनौर द्वीप समूह। कनौर द्वीप समूह
लक्षद्वीप लक्षद्वीप के सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहां पर है? कोलकाता में। और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहां पर है? एर्नाकुलम, केरल में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहां पर है? जैसे मान लो एक राज्य से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है ना, हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर है। ठीक है ना, राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर है। लेकिन खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। खंडपीठ कहां पर है? जयपुर में। वैसे यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहां पर है? एर्नाकुलम, केरल में। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ग्रेट चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार को के मध्य स्थित है। कौन सा? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल कहां पर स्थित है? सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार। जैसे मान लो यहां पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और इधर सुमात्रा, तो यहां पर कौन बीच में, इनके बीच में कौन सा है? ग्रेड चैनल। ग्रेड चैनल 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किन के बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ठीक है ना, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। नौ डिग्री चैनल क्वारती और मिनिकॉय के बीच है। क्वारती व मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। कार निकोबार के मध्य। पाक स्टेट किसके बीच में? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच। ये तमिलनाडु राज्य यहां पर और इधर आपके श्रीलंका है, तो इनके बीच में कौन सा है चैनल स्थित है? पाक स्टेट। ठीक है ना। डुक्कन पास ये कहां पर है? दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है ना। कोका स्टेट कहां पर है? कोका द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। ठीक है ना। जैसे मान लो यहां पर आपके देखो विस्तार से करें तो पूरा मैप वगैरह उसमें करना पड़ता है, हम अभी आपको शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये भारत का मान लो इधर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये उत्तरी अंडमान है। उत्तरी, ठीक है ना। और इधर म्यांमार का क्षेत्र है। ठीक है ना, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। भारत का पड़ोसी देश है, तो कोका स्टेट कोको द्वीप है। इधर म्यांमार का कौन सा द्वीप है? मान लो यहां आप मान लो तो कोको द्वीप है, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन सी स्टेट है? कोको स्टेट है। ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के मध्य। ठीक है ना। कौन स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। ये आपके लगभग जो नोट्स थे उसमें एक बार आपका रिवीजन हो गया। दोबारा आपको समझने की आवश्यकता होगी तो दोबारा आपको और समझा देंगे। ठीक है ना। एक बार ये आपको बाद में करवा देंगे। ठीक है ना। ऐसे तो एक दो और, ठीक है ना, अभी बहुत सारे और भी पढ़े और आपको और करवा देंगे। ठीक है ना।